हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द भेद, शब्दों के भेद के बारे में बताऊंगा। इसका सुधारण सहित व्याख्या कर आपको बताऊंगा। मैं ऐसा ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप जीवन भर कभी नहीं भूल सकेंगे। शब्द के भेद जो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, मतलब पूरा डिटेल से शब्द के भेद के बारे में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि इन सभी भेदों को आप भली भांति समझ जाएं। इससे किसी भी एग्जाम में जाएगा तो 3 से लेकर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कि शब्द की परिभाषा क्या होता है। तो शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मतलब कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कमल, शेर, हाथी, नमन, पवन आदि, ये सब क्या है? शब्द है। जैसे हम लोग क लिखते हैं तो क क्या हो गया? वर्ण हो गया। म क्या हो गया? वर्ण हो गया। और ल क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो 3 गो वर्ण मिला हुआ है, क म और ल मिला हुआ है तो कमल बना हुआ है। तो कमल क्या हो गया? क्या हो गया? शब्द हो गया। और कमल का क्या होता है? सार्थक अर्थ होता है। अब हम लोग जानेंगे शब्दों का व्युत्पत्ति के आधार पर भेद जानेंगे। तो व्युत्पत्ति कहेगा या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो कितने मानिएगा? 3 भेद होते हैं। मतलब व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर शब्द के भेद के बारे में पूछेगा तो 3 गो भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और युग रूढ़। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द कहता है कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो, मतलब जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता हो तो वे रूढ़ कहलाते हैं। मतलब जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बना हो और विशेष अर्थ को प्रकट करता हो और जिनके टुकड़ों का कोई विशेष अर्थ नहीं हो तो उसी को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जैसे मतलब नहीं होता है, कोई शब्द तोड़ते हैं, कोई जैसे हम लोग नमन तोड़ते हैं, न मन, तो न प्लस म प्लस न तोड़ते हैं। कमल को तोड़िए क प्लस म प्लस ल। इसको बाद मतलब नहीं होता है 3 गो शब्द में। जैसे कोई बड़ा बड़ा शब्द होता है, अत्यधिक होता है तो अति जोड़ अधिक, तो अति का भी अर्थ हो गया, अधिक का भी अर्थ हो गया, तोड़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बना हो किसी लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करता हो न, और जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता तो उसी को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कल, पर, मत, डर, मतलब जितने भी 2 वर्ण का होता है, 2 वर्ण का शब्द होता है, सब क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। अधिकांश शब्द जो होता है रूढ़ शब्द होता है। जैसे कल हो गया, कल को छोड़िएगा क प्लस ल, तो ना क का कोई अर्थ हुआ ना ल का अर्थ हुआ। पर को तोड़िएगा तो प प्लस र, ना प का अर्थ कोई हुआ ना र का अर्थ हो गया। उसी तरह मत, डर को तोड़िएगा तो यह सब क्या होता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। उसके बाद यौगिक शब्द कौन होते हैं? तो जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो तो वे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। मतलब कई सार्थक शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, अब देवालय का तोड़िएगा देव प्लस आलय, देखिए एगो ई शब्द हो गया देव, एगो आलय एगो शब्द हो गया। तो देव का मतलब देव, आलय का मतलब क्या हो गया? देव का घर होता है। उसके बाद राज पुरुष, राज प्लस पुरुष, राज का भी एक अर्थ हो गया, शब्द बन गया, पुरुष भी एक शब्द बन गया। हिमालय, हिम जोड़ आलय, देवदूत, देव प्लस दूत आदि। अब देखिए मतलब कहता है कई सार्थक शब्दों के मिल से, मतलब इसको तोड़िएगा तो 2 शब्द बनेगा, दोनों का सार्थक अर्थ होगा, तो वह क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। उसके बाद कहता है योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक होते हैं। कहता है कि वे शब्द यौगिक होते हैं। यौगिक का मतलब कई सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं किंतु समान अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। तो ये सब शब्द जो योग रूढ़ शब्द जो होता है हमेशा क्या होता है? समास में चल जाएगा, समासिक शब्द होता है। समास में कर्मधारय समास और उसके बाद बहुब्रीहि समास के शब्द जो होते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानंद, दशानंद जो हो गया। उसके बाद चंद्रशेखर न, उसके बाद
मतलब बहुत सारा पीताम्बर ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। पीला वस्त्र के लिए पहचानने जाते हैं ना, नीलकंठ, नीलकंठ भी आइएगा तो योग रूढ़ शब्द में आ जाएगा। क्यों, नीलकंठ किसको कहा जाता है, नीलकंठ अपना अपना अर्थ न कर, नीलकंठ मतलब जिसका नीला कंठ हो, मतलब शिव जी का, मतलब शिव को प्रकट करता है। उसी तरह पंकज, दशानन आदि, पंकज को जब तोड़िएगा, पंख जोड़ ज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, उसका समान अर्थ प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में क्या करता है, रूढ़ हो गया। मतलब पंकज का अर्थ होता है कमल, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। उसी तरह क्या होता है, पंकज का शब्द योग रूढ़ हो गया। इसी प्रकार दशानंद को तोड़िएगा तो 10 प्लस आनंद होता है, कि 10 का मतलब होता है 10, आनंद का मतलब होता है मुख। 10 मुख वाला कौन था, रावण था। तो दशानंद का अर्थ न, अर्थ क्या हो गया, दशानंद का अपना विशेष अर्थ न रखकर यह दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है, रावण को इंडिकेट कर दिया है, इसलिए दशानंद क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द और उनके भेद के बारे में जानेंगे। तो सार्थक शब्द होता क्या है, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, झंडा आदि का होता है, सार्थक शब्द होता है। सार्थक शब्दों के क्या किया गया, 8 भागों में बांटा गया। जैसे हम लोग नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब इस 8 सार्थक शब्दों को क्या किया गया, शब्द भेद पढ़े, पास्ट ऑफ स्पीच पढ़े है ना, वही चीज है। शब्द को हिंदी में भी 8 भेदों में क्या किया गया, बांट दिया गया। किसको, सार्थक शब्दों को। उसके बाद जानेंगे हम लोग निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द कहता है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं रोटी ओटी, तो रोटी का तो अर्थ हो गया, लेकिन ओटी का कोई अर्थ नहीं होता है। नहीं कहता किसी को पानी वानी ले आओ तो पानी वानी कहते, तो पानी वानी, तो पानी ना, पानी का अर्थ तो पानी हो गया, जल हो गया, लेकिन वानी का अर्थ क्या हुआ, कोई अर्थ नहीं हुआ। डंडा वंडा लाओ, डंडा वंडा लाओ, तो डंडा का तो अर्थ हो गया, वंडा का क्या अर्थ हुआ। इनमें ओटी, वानी और वंडा जो है आदि का निरर्थक शब्द है। जैसे आपने चाय वाय पिया कि नहीं, कहते हैं किसी को, किसी घर आते हैं तो कहते हैं अभी तक चाय वाय पिया कि नहीं, नो, तो चाय वाय, चाय चुई बोलिएगा, चाय वाय नहीं बोले। वाय का मतलब क्या होता है, पैखाना होता है। इसलिए चाय लोग कहता है कि चाय चुई, चाय वाय पिए ला, तो चाय का मतलब चाय होगा, वाय का मतलब होता है पैखाना। तो इसलिए चाय चुई न कहकर क्या बोला जाता है, यहाँ चाय चुई बोलिएगा, चाय वाय न कहकर चाय चुई बोलिएगा। इस वाक्य में वाय जो है निरर्थक शब्द है। अरे भाई कपड़े वपड़े, कपड़े वपड़े आए, आ गए या नहीं, तो कपड़े तो हो गया, लेकिन वपड़े क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। तो उसी तरह का होता है, निरर्थक शब्द माना जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, विदेशज शब्द में। अब तद्भव तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के, मतलब सीधे जो संस्कृत शब्द होते हैं, जो संस्कृत शब्द जो होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि हो गया, आम्र हो गया, आम्र, आम्र का तो मतलब क्या होता है, आम होता है। अमूल्य, चंदन, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि का होता है, तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे नोट्स में लिखा गया हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें कोई विशेष भाषाएं संस्कृत से जन्म ली है। मतलब क्योंकि इनमें से कई भाषाएं जो है क्या किया है, संस्कृत से जन्म ली है। उसके बाद कहता है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने के कारण जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो पहले कोई शब्द, कोई भाषा तो था नहीं, केवल संस्कृत था, संस्कृत था। अब संस्कृत से ही हिंदी का उत्पत्ति हुआ है। तो वही संस्कृत मतलब कुछ समय बीता तो संस्कृत को पढ़ने में जब जटिल होता था तो उसी संस्कृत शब्द को क्या किया गया, उसमें से तोड़कर क्या किया गया, हिंदी शब्द क्या किया गया, निकाला गया। तो वह हिंदी शब्द जो निकाला गया उससे वह क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। जो संस्कृत शब्द जो संस्कृत भाषा में यूज होता है उसको तत्सम कहते हैं, और संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द निकाल लिया गया उसको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए तत्सम और तद्भव दोनों को समझाते हैं। तो यहाँ तत्सम और तत्सम शब्द को बारे में समझिए, तद्भव के बारे में।
अब कह रहे तत्सम का होता है चंद्र, ग्राहक, मयूर, विद्युत, वधु, नृत्य, गौ, ग्रीष्म, आलस्य, श्रृंगार, सर्प, कृषक, ग्राम, गृह। अब यह हो गया। अब इसमें देखिए चंद्र क्या हो गया, तत्सम संस्कृत शब्द हो गया, तो हिंदी चंद्र मतलब उससे क्या निकाल दिया है, चांद निकाल गया है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। ग्राहक को क्या कहा जाता है हिंदी में, गाहक कहा जाता है। उसके बाद मयूर संस्कृत शब्द हो गया, और यहाँ मोर क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया, तो हिंदी तद्भव हो जाएगा। विद्युत को हिंदी में क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। उसका वधु को हिंदी में क्या कहते हैं, बहू कहते हैं। नृत्य संस्कृत शब्द हो गया, यहाँ नाच हो गया, तो हिंदी शब्द नाच, नृत्य से नाच निकल गया हिंदी शब्द, तो तद्भव हो गया। गौ के गाय हो गया। ग्रीष्म मतलब गर्मी होता है, संस्कृत शब्द हो गया, तो तत्सम हो गया, और उससे गर्मी निकाल दिए तो तद्भव हो गया। आलस्य को आलस कहते हैं। श्रृंगार को ऐसे लिखेगा तो संस्कृत शब्द हो गया, ऐसे लिखेगा तो हिंदी शब्द हो गया। सांप, वहाँ सर्प हो गया, तो यहाँ सांप हो गया। कृषक किसान को कहते हैं, तो किसान हिंदी शब्द हो गया, तो यह तद्भव हो गया। ग्राम संस्कृत शब्द हो गया, तो वह तत्सम, यहाँ गाँव का हो गया, हिंदी शब्द हो गया, तो तद्भव हो गया। गृह संस्कृत शब्द हो गया, तो तत्सम, और घर हिंदी शब्द हो गया, तो तद्भव हो गया। तो इस शब्द से याद रखिएगा कि तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत होते हैं, तद्भव शब्द जो होते हैं हिंदी होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि देशज और विशेषज शब्द। तो देशज शब्द होता है वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, लेकिन उसको वो प्रचलन में हो, उसको पढ़े लिखे जाते हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, बोले चाले जाते हैं। जैसे लोटा, कटोरा, ढोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, आटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, डुमरी, तेंदुआ, फुनगी, न कलाई, पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि सब क्या होता है, देशज शब्द में आता है। यही पढ़ लीजिएगा, तो कोई भी परीक्षा में इतना ही में से कोनो पूछता है। लोटा कटोरा बेसी पूछता है, पगड़ी न पगड़ी पूछता है, चिड़िया पूछता है, तेंदुआ पूछता है, न गाड़ी पूछता है, खटखटाना पूछता है। इस सब में से बेसी पूछ जाता है कि कौन देशज शब्द है, जूता भी दे देता है। उसके बाद देशज शब्दों को दो प्रकार से बांटा गया, अनुकरण वाचक देशज शब्द और अनुकरण रहित देशज शब्द। दो देशज शब्द को क्या किया गया, दो प्रकार से बांट दिया गया है। अब जानेंगे अनुकरण वाचक देशज शब्द क्या होता है। जब पदार्थ की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है तो वे अनुकरण वाचक देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटखटाना, गड़गड़ाना, हिनहिनाना, कल कल तथा पशु पक्षियों की आवाज़ें जो है इनमें आती है। उसके बाद अनुकरण रहित देशज शब्द कहता है वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता है उन्हें अनुकरण रहित देशज शब्द कहता है। जैसे कपास, कौड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, न ठेस, घेवरा, झंडा, मुक्का, लाठा, लाठी, ये सब क्या होता है, अनुकरण रहित देशज शब्द होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे विदेशी या विदेशी शब्द के बारे में। तो जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो तो ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अनार, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि का होता है विदेशी शब्द होता है या विदेशी शब्द माने जाते हैं। तो अब आपसे कहा जाता है निम्न में कौन अंग्रेजी शब्द है। तो स्कूल, पेन, लाइट, रोड, सिटी, बस, ट्रेन आदि अंग्रेजी से लिए गए हैं, मतलब यह विदेशी शब्द है। उसके बाद अरबी शब्द होता है, ये भी सब विदेशी शब्द होता है। जैसे औरत हो गया, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, तारीख, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब, ये सब क्या है, अरबी शब्द होता है। ये भी विदेशी शब्द होता है, विदेशी शब्द माना जाता है। उसका फारसी शब्द से भी विदेशी शब्द आता है। जैसे आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, उसके बाद दीवार, दरवाजा, नमक, अखबार, ये सब फारसी शब्द होता है, ये भी विदेशज शब्द में आता है। पुर्तगाली शब्द में रुमाल, महाराज, जलेबी, अलमारी, चार, उसके बाद चाबी, संतरा, यह पुर्तगाली शब्द से लिए गए हैं, ये भी विदेशज शब्द ही है। तो इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको परीक्षा में देशज, विशेषज, तद्भव, तत्सम शब्द आसानी से आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।